नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? आई होप दैट ऑल आर फाइन। तो गाइस, टुडे आई एम हियर विद यू गाइस विद अनदर करंट अफेयर्स। और ये इशू जो काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा है। बट जस्ट बिफोर मूविंग टू दिस इशू, लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी। गाइस, आपको कैसा लगेगा जब एक एक समय में जो कोई सॉन्ग है जो पूरे देश को यूनाइटेड कर देता है, एक सभी को एक साथ जोड़ देता है, वही सॉन्ग जो है बाद में जो है आज आज 30-40 साल मतलब 45 ईयर्स के बाद में सभी लोगों को जो है हमारे देश जब आजाद हो जाता है तो उसके बाद में सभी को कंट्रोवर्सी में ला देता है, अलग अलग रिलीजियस लोगों को। तो हम बात कर रहे हैं हमारे देश में जो कंट्रोवर्शियल इश्यू है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो ये इश्यू है ये काफी कंट्रोवर्सी में रहा है। ये इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग भी है, कंट्रोवर्शियल। जब बात करें इस सॉन्ग की तो एक समय में जो ये पूरा सॉन्ग जो है 1903 से 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तब सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांध दिया था उसने। लेकिन अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमारे देश में चैलेंज ये था, जब 24 जनवरी 1950 को जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर रहे थे तो क्या इसको जो है इस पूरे सॉन्ग को है उसके 6 जो पैराग्राफ है उनको सबको इंक्लूड करना चाहिए या सिर्फ 2 पैराग्राफ को इंक्लूड करना चाहिए, ये बड़ा चैलेंज था। तो वेलकम टू द डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लाइक स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, then just you can find the comprehensive current issue on this channel. So just before let's start this topic, वंदे मातरम। वंदे मातरम अभी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि हमारे देश में एक कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। इसमें क्या होता है, हमारे देश में जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 51A के अंदर एक क्लोज है, सब क्लोज है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज में इसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 51A सब क्लोज ए में कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आदर्श होगा या नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का अगर जो है डिसरेस्पेक्ट करता है तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट इस कानून के थ्रू दी जाती है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। करीब 3 साल की जेल और फाइन दोनों लगता है इसमें। तो कॉन्टेक्स्ट ये था कि अभी गवर्नमेंट ने ये बोला, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने स्टेट सेक्रेटरी और जो जितनी भी मिनिस्ट्री है यूनियन लेवल की उनको भी आदेश दिया कि कुछ समय अभी पिछले साल ही जो ये आदेश दिया था कि भाई नेशनल एंथम के पहले नेशनल सॉन्ग गाया जाएगा वंदे मातरम, और पूरे के पूरे 6 स्टांजा 6 जो है पूरे के पूरे पैराग्राफ गाए जाएंगे। जबकि ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंक्लूड किया तो सिर्फ 2 जो है पैराग्राफ ही गाए जाते थे, है ना, अभी तक। तो अब हम बात करते हैं इश्यू की, थोड़ा सा हिस्टोरिकली बात करते हैं। जस्ट मूव टू द हिस्टोरिकल इश्यूज। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 1876 में 1875 और 1876 में एक पर्सन है जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है, फ्रीडम फाइटर जो है, इनका नाम है डॉक्टर जो है काफी मतलब एक ऑथर भी है, वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हैं। उन्होंने ये सॉन्ग जो है कंपोज किया था, लिखा था वंदे मातरम। इसका मतलब होता है कि मैं जो मदरलैंड में आपके सामने शीश नवाता हूँ, आई बो बिफोर यू। तो ये जो सॉन्ग लिखा था इसको बाद में उन्होंने अपने एक जो है नोवेल लिखा था 1882 में आनंद मठ, उसमें इसको इंक्लूड किया। इसके बाद इसी सॉन्ग को जो है जब कांग्रेस का सेशन हुआ 1896 में कोलकाता में, तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन लिखा था तो उन्होंने जो है इसको गाया, इस सॉन्ग को कंपोज करके 1896 में। और जब यही सॉन्ग जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था 1903 से 1905 में, तो पूरे देश को सभी, चाहे किसी भी धर्म मजहब के लोग, सभी लोग इसको गा रहे थे वंदे मातरम को। विदेशी जो फॉरेनर जो क्लोथ्स है उनके बर्निंग कर रहे थे, स्वदेशी जो अपनाने पे जोर दे रहे थे सभी चीजों पे। तो उस टाइम में सभी को एकता में, यूनिटी में जो सबको बांध के रखा था वो था वंदे मातरम। अब बात करते हैं हम लोग इस सॉन्ग के आगे की। जब 1937 में जब फेसबुक सेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो उस टाइम पे ये हुआ कि ये नेशनल सॉन्ग है उसमें 6 पैराग्राफ है वंदे मातरम में, तो उसमें जो लास्ट के
4 पैराग्राफ है उसमें जो है हिंदू देवी देवता देवियां जो है, जिसमें दुर्गा, इसके बाद में लक्ष्मी और जो सरस्वती इनका नाम है, तो क्या इनको भी शामिल किया जाना चाहिए, नेशनल सॉन्ग में गाया जाना चाहिए। तो उस टाइम पे जैसे फ्रीडम फाइटर थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, इसके बाद में मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद, उनके अंदर एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन ली सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बाद तो उन्होंने भी ये बोला कि इसमें सिर्फ जो है सिर्फ लास्ट के जो है 4 जो पैराग्राफ को नहीं लेना है, सिर्फ 2 जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ है उसी को है हम लोग नेशनल सॉन्ग के रूप में गाएंगे, क्योंकि हमारा देश जो है इसमें मल्टी रिलीजियस कंट्री है। इसमें बहुत सारे, जैसे इस्लाम में जो है इसको मोनोथिज्म को मानते हैं, पॉलीथिज्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देवी देवता है हिंदुइज्म में ज्यादा मानते हैं, जबकि मुस्लिम में सिर्फ एक ही अल्लाह को मानते हैं। तो इसलिए जो है जो इसको कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, इसलिए इसके 2 ही स्टैंजास को गाया जाएगा। इसके बाद में हमारा देश जब आजाद होता है इंडिपेंडेंस के बाद में, तो 1950 में जब 24 जनवरी को जब नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को जब शामिल किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्वेश्चन ये था कि नेशनल एंथम को तो शामिल कर लिया गया, लेकिन नेशनल सॉन्ग को क्या इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, पूरे के पूरे स्टैंजास लेना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर बाद में डिबेट हुई, तो उसमें भी ये बोला गया कि सिर्फ स्टार्टिंग के 2 स्टैंजा जो सेक्युलर है उन्हीं को ले जाना चाहिए। तो अभी तक का ये आजादी तक का इतिहास था। इसके बाद में बात करें हम लोग, अभी रिसेंटली 2025 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई, बीजेपी जब 2014 के बाद में, तो अभी 2025 में उन्होंने डिसीजन लिया कि पूरे के पूरे 6 स्टैंजास को गाया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिस निकाला कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, जितने पूरे इंडिया में अच्छे जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, इवन प्रेयर में भी जो है आपको नेशनल एंथम से पहले नेशनल सॉन्ग गाया जाना जरूरी है। और इसको भी रिसेंटली कैबिनेट ने जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर जो शामिल करने के लिए जो है जो ये मंजूरी भी दे दी है। और ये भी मानसून सेशन जो 20 जुलाई से स्टार्ट होगा उसमें ये बिल लाया जाएगा, जिसमें अगर कोई इसका विरोध जो अनादर करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है, इंसल्ट करता है, तो 3 साल की जेल और फाइन दोनों हो सकता है। तो इसलिए भी कंट्रोवर्सी में है। अब बात करें हम लोग कि ये कंट्रोवर्सी में क्यों है, क्योंकि देखो हमारे देश में सभी को आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 25 में जो है सभी को रिलीजियस फ्रीडम है, अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रोपेज करता है, प्रैक्टिस कर सकता है, कॉन्शियस के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस कर सकता है वो, तो उसके अगेंस्ट भी जाता है। इसलिए कंट्रोवर्शियल भी है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी बोल रहे थे कुछ लोग। तो ये जो है हमारे यहाँ पे क्रिटिक्स यही बात कर रहे थे। अब बात करें हम लोग कि इसका जो है क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये क्यों लाया जा रहा है, इसको इसलिए लाया जा रहा है कि, लेकिन इसको पहले पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस देख लेते हैं, जो कि नेशनल एंथम के ऊपर है ना, तो हमारा जनगणमन है उसके ऊपर। एक केस है बिजोय इम्यूनल, है ना, बिजोय इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1986 का केस है। इसमें 2 बच्चे थे जिन्होंने प्रार्थना के टाइम पे, प्रेयर के टाइम में जो है नेशनल एंथम नहीं गाया, जबकि खड़े रहे वो साइलेंटली, तो किसी ने केस डाल दिया, जिसमें कोर्ट ने बोला कि जस्ट स्टैंडिंग विदाउट इंसल्ट टू द नेशनल एंथम इज विल नॉट बी कंसिडर्ड अ नेशनल इंसल्ट, और जो है नेशनल एंथम के अगेंस्ट इंसल्ट नहीं मानी जाएगी। और उनको जो है इसमें जो बच्चे सिर्फ खड़े थे साइलेंटली, तो इसलिए ये केस है। एक केस है श्याम नारायण चौस्की, ये केस तो था वो सिनेमा का जो मूवी थिएटर है उसके बारे में था। उसमें कोर्ट ने बोला स्टार्टिंग में, पहले ये 2018 का केस है, उसमें ये बोला कोर्ट ने कि जितने भी मूवी थिएटर हैं उनमें सबसे पहले मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम गाया जाना जरूरी है, कंपलसरी है। इसके बाद में कोर्ट ने जजमेंट को रिवर्स किया, रिव्यू किया और बोला कि कंपलसरी नहीं है, जो वॉलंटरीली है। ये सिनेमा मूवीज जो सिनेमा हॉल्स में जो है अगर नेशनल एंथम नहीं गाया जाता तो वो इंसल्ट नहीं मानी जाएगी, है ना। तो ये केस 2018 का है। अब बात करते हैं हम लोग इसके जो इश्यू है उसके जो प्रोज एंड कॉन्स की, है ना। इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। प्रोज का मतलब बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस। प्रोज इसका इसलिए होगा कि हमारे देश की जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे देश की जो फ्रीडम जो लीगेसी है सभी को याद रहनी चाहिए, आने वाली जनरेशन को भी। तो इसके लिए जो है कल्चरल वैल्यूज है इनकलकेट होनी चाहिए, इसलिए जो है इसका जो है पेट्रियोटिज्म जो है इनकलकेट की जाएगी, है ना। इसके थ्रू पेट्रियोटिज्म लोगों में जनरेट होगी, नेशनल प्राइड पैदा होगा। इससे जो है
हमारे देश की जो पुराने जो हमारे जितने भी उन्होंने स्ट्रगल किए हैं जो है फ्रीडम फाइटर्स ने, उनके बारे में पता चलेगा हम लोगों को। और जो हमारा देश नेशनल जो कॉन्शियसनेस है वो आएगी लोगों में, सिविक सेंस जो होती है, पेट्रोटिज्म की वैल्यूज वो जनरेट होगी, है ना। तो ये इसके जो बेनिफिट्स होंगे। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज का मतलब पहले तो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 91A जो है सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। आर्टिकल 25 टू 28 में सभी को रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है, तो जो है फंडामेंटल राइट्स है वो, तो ये इसके अगेंस्ट भी जाएगा। इसके बाद में हमारा देश सेक्युलर कंट्री है ना, तो इसके अगेंस्ट भी है। इसके बाद में बात करें हमारे देश में जो ना से कई लोगों की तो रिलीजन ही नहीं है, जैसे झारखंड में सरना कोड होता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग एथनिक ट्राइब्स होती है ना, तो इसलिए उनको जो है कुछ जो रिलीजियस पीपल जो है उनको जो है पोलिथिज्म नहीं होती बल्कि मोनिथिज्म होती है। तो सिक्स जो देवी हिंदू देवी को जाने गॉडेज जो है उनको जो अगर बोला जाएगा कि भाई इनका तहवील हो तो उनके लिए अपने रिलीजन के खिलाफ जो है इंसल्ट मानी जाएगी, तो इसलिए भी इसका जो है डिसएडवांटेज है। इससे जो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगा हमारे देश में, ये भी हो सकता है। अब बात करें इसके चैलेंजेस की, चैलेंजेस क्या होंगे इसमें। चैलेंजेस की बात करें तो ये जो इशू है वो काफी कंट्रोवर्शियल है। सबसे पहली बात तो हमारा देश है मल्टी रिलीजियस कंट्री है, और जो है इसको एक तरीके से जो है अगर इसका पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है तो एक तरीके से देश की जो यूनिटी के बजाय जो है डाइवर्सिटी, जो हमारे देश की जो डाइवर्सिटी को हम लोग यूनाइट कर रखे थे, उसमें हो सकता है कि कुछ जो है पोलराइजेशन भी हो सकता है। इसके बाद में जो है पॉलिटिशियंस उसका डिसएडवांटेज जो इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें जो इसका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट में जो अगर ये शामिल करेंगे तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन और नेशनल इंसल्ट दो वर्ड डालेंगे, इसका मिसयूज कर सकता है, एम्बिगुअस जो लॉ होता है उसका मिसयूज किया जा सकता है, तो ये भी चैलेंजेस है। इसका जो है बहुत सारे जो एक तरीके से ये फोर्स पेट्रोटिज्म भी बोली जाएगी। फोर्स पेट्रोटिज्म का मतलब होता है कि जबरदस्ती जो लोगों में पेट्रोटिज्म की, क्योंकि वो होनी चाहिए कॉन्शियसनेस और सिविक सेंस और एजुकेशन के थ्रू, तो ये भी उसके अगेंस्ट मानी जाएगी। अब बात करते हैं इसके वे फॉरवर्ड की, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इसका। वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहली बात तो है कि अगर 6 पैराग्राफ की जगह पे 2 पैराग्राफ चलते रहे तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर नहीं है अभी तो सबसे पहले तो लोगों को जो है जबरदस्ती फोर्स करने की बजाय सबसे पहले एजुकेशन, कॉन्शियसनेस, इसके बाद में सिविक सेंस ये लोगों में जनरेट करना चाहिए। उनको लोगों को जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, है ना, रिलीजियस लीडर्स है, उनके थ्रू थिंक टैंक है ना, इनके थ्रू जो है कम्युनिटीज है, उनके थ्रू जो है ये बात पहुंचाई जाए कि ये रिलीजियस जो पर्पस नहीं है इसका, बल्कि ये जो है हमारे देश में पेट्रोटिज्म, सिविक सेंस लोगों में जनरेट करने के लिए जो है बनाया जा रहा है ना, इसको शामिल किया जा रहा है। अगर हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस टाइम के जो हमारे जो सिंबल्स है अगर उनका कोई डिसरेस्पेक्ट करेगा तो उसके लिए जो है एक तरीके से इन पनिशमेंट के थ्रू उनको डिस्करेज भी किया जाएगा। इसके बाद में ये हो सकता है कि जो है इसके थ्रू जो है दूसरा वे फॉरवर्ड हो सकता है कि भाई लोगों को जो है रिलीजियस फ्रीडम की, ये रिलीजियस सिंबल्स के बजाय जो नेशनल प्राइड है वो पैदा करना चाहिए, नेशनल सिंबल्स को प्रमोट करना चाहिए जो सभी लोगों को ज्यादातर एकता के सूत्र में बांधते हैं, सभी लोगों को यूनाइट करते हैं ना। इसके बाद में बात करें कि इसको जो है ये इश्यू को जो है सभी के साथ में, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ में कंसल्ट करना चाहिए, एजुकेशन स्कूल के थ्रू पहुंचाया जाना चाहिए। अगर कोई वॉलंटरली नहीं करता है तो उसको जो है ये कानून का जो है एम्बिगुअस जो चीजें रखी गई है, इंसल्ट और जो है ऑब्स्ट्रक्शन, इसका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए, और जो है लोगों को जो है सिर्फ वॉलंटरली जो एक्सेप्ट करना चाहिए, किया जाना चाहिए, सो दैट जो हमारे लोगों में जो है फोर्स पेट्रियोटिज्म ना हो, बल्कि जो है अपनी कॉन्शियंस से जो है लोग जो धीरे धीरे जो है इसको, और हमारे देश की जो फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में उनका भी आदर किया जाना चाहिए। आर्टिकल 25 की जैसे अभी बिजोय एनिमल केस में था कि जो है कोई अगर डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन वो अगर नहीं अटर नहीं करना चाहता, वर्ड रिसाइड नहीं करना चाहता है, तो इसका जो डिसरिस्पेक्ट नहीं माना जाना चाहिए। तो ये चीजें जो है इसमें वे फॉरवर्ड में होनी चाहिए। अब बात करें हम कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन की बात करें तो ये जो है ये इश्यू काफी जो है कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी हमारे देश की यूनिटी और उसका सवाल तो डाइवर्सिटी को यूनिटी में कैसे करना है, वो थ्रू एजुकेशन, थ्रू सिविक सेंस और थ्रू द रिलीजियस मल्टी रिलीजियस लीडर्स, कम्युनिटी के लीडर्स, उनको जो है एजुकेशन के थ्रू उनके साथ में जो है अच्छी कंसल्टेशन, डिबेट, डिस्कशन और उनका जो है उनके व्यू जो है उनको जो है लिया जाना चाहिए। आफ्टर दैट जो है इसको अमेंड किया जा सकता है इस एक्ट को,
और उसके बाद में जो है इसका, क्योंकि जो कोई भी कानून होता है तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब जितने मैक्सिमम जो आउटरीच जो गवर्नमेंट की सिविल सोसाइटी से होती है, लोग कम्युनिटीज से होती है, जितने भी रिलीजियस लोग हैं या जितने भी हमारे देश के जो मल्टी एथनिसिटी लोग हैं, उन सब का जो है अगर वॉलंटरली एक्सेप्ट करें वो लोग, तभी इस कानून को जो है ज्यादा जो है इन्फोर्सेबिलिटी मिलेगी, है ना, तभी कोई कानून ज्यादा स्वीकार किया जाएगा। इसलिए जो है डिबेट, डिस्कशन एंड डिलीब्रेशन इज द बेस्ट थिंग। तो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही इश्यू पढ़ा है। और फाइनली अगर बात करें हम लोग इसकी, तो ये वंदे मातरम हमें हमारे देश के जो फ्रीडम स्ट्रगल की याद दिलाता है, तो ये गलत नहीं है, लेकिन जो है इसका मिसयूज पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो आई विल बी देयर विद यू अनदर करंट अफेयर विद न्यू फैक्ट्स एंड न्यू concepts. Till then, thank you. Bye.